गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, पिछले वीडियो में हमने रीढ़ की हड्डी इस एकांकी का पहला भाग देखा। यानी पहले भाग में हमने जो पहले परिच्छेद है इसका अध्ययन किया। इस एकांकी के जो एकांकीकार है वह है जगदीश चंद्र माथुर। उनका परिचय हमने पिछले वीडियो में देखा। अब फिर से इस एकांकी में जो प्रमुख पात्र है उसकी जानकारी हम लेते हैं। तो उमा, ये इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वह एक सुशिक्षित युवती है। उमा के पिताजी का नाम है राम स्वरूप, उसकी माँ का नाम है प्रेमा। शंकर ये एक युवक और गोपाल प्रसाद ये शंकर के पिता। रतन ये राम स्वरूप का नौकर। तो इस तरह ये जो 6 पात्र है, इन 6 पात्रों को केंद्रित रखकर यह एकांकी यहाँ पर आपको दिखाई गई है। और इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में नारी का स्थान या फिर स्त्री शिक्षा जो है, स्त्री शिक्षा के महत्व के बारे में इस एकांकी को आपको दर्शाया। एकांकी द्वारा आपको ये जो भी मुख्य विषय है यह दर्शाने की कोशिश लेखक ने की है। अब पहले परिच्छेद उसकी हम फिर से जानकारी लेते हैं कि पहले परिच्छेद में हमने देखा कि ये जो शंकर नामक युवक है या गोपाल प्रसाद ये शंकर के पिता है, ये मेहमान बनकर राम स्वरूप जी के घर में आते हैं और वह उमा जो है उसे देखने का प्रोग्राम उनके घर में चलता है। तो इस तरह मेहमान आने की जो तैयारी है, तो घर में सभी चीजें अपनी अपनी ठीक जगह पर साफ सुथरी रखी जा रही है। तो ये जो तैयारी हमें पहले परिच्छेद में हमने देखी, तो इस तरह मेहमानों का आगमन अब उनके घर में होता है। और जब मेहमान आते हैं तो उनके बीच कौन कौन सी बातें होती हैं ये हम अब आगे के परिच्छेद में देखेंगे। रतन कहता है, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज में। राम स्वरूप कहते हैं दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। मेहमानों से, हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। यानी देखो कि मेहमानों की बातें कर रही है। अब मेहमान तो उनके दरवाजे तक आ पहुंची है और हंसकर राम स्वरूप उन मेहमानों का स्वागत करते हैं और वह भी हंसकर ही उनके घर में, अब वह उनके हॉल में वह बैठते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं खकार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप फिर से हंसता है, हाँ हाँ हाँ, लड़के की तरफ मुखातिब होकर। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां है। फिर शंकर जवाब देता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। राम स्वरूप कहते हैं, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर कहते हैं, जी यही कोई साल 2 साल। फिर से राम स्वरूप, साल 2 साल। शंकर फिर से हंसकर, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। राम स्वरूप थोड़ा सा चौंक कर, बिजनेस? फिर वह थोड़ा सा शांत रहकर समझ लेते, ओ अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये सब आप तकल्लुफ क्यों करते हैं। तकल्लुफ यानी औपचारिकता। ये हमारी संस्कृति है कि घर में अगर कोई मेहमान आते हैं तो उन्हें चाय या नाश्ते के लिए पूछा जाता है। तो वैसे वह क्या करते हैं कि उन्हें मेहमानों के सामने वह चाय कॉफी का वह इंतजाम करते हैं और यह देखकर वह कहते हैं कि आप इतनी तकल्लुफ क्यों करते हैं। फिर रामस्वरूप हंसकर, तकल्लुफ किस बात का, ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। और वह अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से कहते हैं,
क्यों, क्या हुआ? फिर शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यानी गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहते हैं, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। और इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप कहते हैं, चाय प्याले में डालते हुए फिर से हंसकर, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। फिर शंकर खकार कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। अब देखो, अभी तक जिस काम के लिए वो आए हैं, अभी तक वह जो लड़की देखने आए हैं, तो अभी उसका प्रवेश इस नाटक के अंक में नहीं दिखाया गया है। तो सबसे पहले मेहमानों की खातिरदारी किस तरह होती है, तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो जब वह मेहमान आते हैं तो चाय नाश्ते के बारे में उन्हें पूछा जाता है। तो इसी तरह वह ये एक शिष्टाचार होता है। तो सबसे पहले वह क्या करते हैं, गोपाल प्रसाद अपना जो बेटे है, तो इसी तरह अपने बेटे से वह कुछ अच्छी बातें वह करते हैं कि आप ब्याह तय करने आए हैं तुम, तो क्या करना, थोड़ा सा सीधे आ तुम बैठना। इस तरह वह अपने बेटे से थोड़ा सा डांटते हैं। और फिर से ये दोनों की बात जब राम स्वरूप सुनते हैं तो वह थोड़ा सा नजरअंदाज उस बात की ओर करते हैं, और फिर उन्हें पूछते हैं कि आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। अब चाय नाश्ते के बारे में ही उनके बीच अभी संवाद चल रहा है। अब आगे के परिच्छेद में हम देखते हैं कि इस एकांकी में क्या हुआ। गोपाल प्रसाद कहते हैं चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप कहते हैं कि शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। फिर राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, मजाक नहीं साहब, ये एक ऐसा टैक्स है कि जनाब की देने वाली चू भी नहीं करेंगे। राम स्वरूप फिर जोर से हंसते हुए, वाह वाह, क्या खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेड़प हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह भी कभी न उठता था। और इस तरह तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए, यानी कांच की जो छोटी सी थाली है, तश्तरी यानी कांच की छोटी सी थाली। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप कहते हैं, शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? फिर शंकर कहते हैं, किस मामले में? राम स्वरूप कहते हैं कि यदि की शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद बीच में ही, ये बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, और जायचा, इसका अर्थ है जन्म पत्र, तो मिल ही गया होगा। राम स्वरूप, जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद दो थोड़े से गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। राम स्वरूप हंसकर मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे दोनों भी चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर
यानी दोनों, एक युवक जो उमा को देखने के लिए आता है और उसके पिता, दोनों भी एक साथ। चश्मा? राम स्वरूप जरा सक पकाकर, जी वह पिछले महीने में उसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ। अब उन्होंने ये सवाल क्यों पूछा? क्योंकि इन लोगों को ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की उन्हें नहीं चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जब उसकी आंखों पर चश्मा देखा तो चश्मा देखने पर वह कहते हैं कि जरूर ये लड़की पढ़ी लिखी होगी, ज्यादा पढ़ी लिखी होने के कारण ही उसे चश्मा लग गया है। इसलिए चश्मे को देखकर वह दोनों भी, लड़का और उसके पिताजी, चौंक जाते हैं। राम स्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे बाजे के पास। उमा बैठते हैं, यानी पिताजी उसे कहते हैं कि कहाँ बैठना है। गोपाल प्रसाद, जान में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? राम स्वरूप कहते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल ये गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झपटी सी आंखों में मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। फिर गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छी गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है, तभी गोपाल प्रसाद उसे कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप कहते हैं, थोड़ा और बैठी रहो उमा। फिर उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। राम स्वरूप कहते हैं, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है ना घर में, कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। तो यह बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप कहते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मेदारी रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। और फिर वह हंसते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम में जीते हैं? उमा फिर से चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सब पकाते हैं। राम स्वरूप कहते हैं, जवाब दो उमा गोपाल से। वह जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। फिर गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में कहते हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। यानी जो प्रश्न गोपाल प्रसाद बेटी से पूछते हैं उमा से, उसके जवाब उसके पिताजी ही देती है। तो इसी कारण वह उमा के पिताजी को कहते हैं कि उसे भी तो आप बोलने दीजिए। राम स्वरूप कहते हैं, उमा देखो आप क्या कर रहे हैं, जवाब दो ना। फिर उमा कहती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को ही दिखला देता है। पसंद आ गई है तो अच्छा है, वरना। यानी वह कहना चाहती है कि अगर आपको सूरत से ही सूरत अच्छी होनी चाहिए, आप जब आपकी मांग है कि लड़की दिखने में अच्छी होनी चाहिए, तो आपको मेरी सूरत देखकर ही मुझे पसंद करना चाहिए। तो जिस तरह वह उदाहरण देती है कि अगर हम कुर्सी मेज खरीदने गए तो ऊपर से वह उसकी सुंदरता देखकर ही हम उसे खरीदते हैं, तो वैसे ही आप मुझे देखने आए हो, और अगर आपकी मर्जी है किसी वे आपको सुंदर ही लड़की चाहिए, तो आपने तो मुझे अभी देख लिया, तो इसमें बोलने की क्या जरूरत? सूरत देख लीजिए और पसंद है या नहीं
ये आप बताकर जा सकते हैं। तो इस तरह वह क्या करती है, तो जो शंकर और उसके पिताजी जो उसे देखने के लिए आते हैं उनको वह जवाब देती है। अब हम आगे देखते हैं। चौंक कर रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। अब वो देखो कि वह जो दोनों बाप बेटे हैं उनकी वह कितनी देर से उनकी बातें ही सुनती जा रहे थे, लेकिन अब वह बोलने लगी है क्योंकि वो कोई अनपढ़ लड़की नहीं है। गोपाल प्रसाद कहते हैं ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा फिर से वह तेज आवाज में कहती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से मेरा नाप तोल कर रहे हैं। शंकर कहते हैं, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप फिर से चुप। उमा कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपा कर भागे थे। राम स्वरूप कहते हैं, उमा, उमा। गोपाल प्रसाद थोड़ा सा खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि वह सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर वह बढ़ते हैं तो फिर उमा जो है वह आखिर वह मेहमानों को जाते जाते जरा क्या करती है, उनसे थोड़ी सी बातचीत वह करती है। देखो, जी हाँ, जाइए जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन देखो, रीढ़ की हड्डी यानी यहाँ पर क्या दिया है कि स्वाभिमानी, कि आपका लड़का स्वाभिमानी है या नहीं। बराबर है कि आपकी जो लड़का है वह एक बैकबोन की तरह है। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है, उनके लड़के के रुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं और उमा सहसा चुप हो जाती है। यानी देखो, ये एकांकी पढ़कर आपको समझ में आया होगा कि ये जो मेहमान है तो वह उमा को देखने के लिए आते हैं। और जैसे देखो कि हमारे जो हिंदू संस्कृति है तो उसमें विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। तो इसमें देखो, लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और अपनी स्वेच्छा पूर्वक विवाह के बंधन में वह बन जाते हैं। लेकिन आजकल जो पश्चिमी प्रभाव के कारण जो लोग हैं वह अपनी जो दोस्तों की जो शादी है या सगाई है वह मौजूदगी में अंगूठियों की अदला बदली करके ही वह सगाई या शादी कर लेते हैं और ये रीति रिवाजों को पसंद नहीं करते। किंतु विवाह जो दो परिवारों के बीच होने वाला एक संबंध है जिसमें लड़के और लड़की को स्वीकार करना होता है। तो इस तरह इन दोनों पक्षों के बीच उपहारों का भी आदान प्रदान होता है और दोनों को एक दूसरे से समझौता करके ही क्या करना चाहिए। ये शादी जो है वह दोनों परिवार को मिलाती है, इसलिए वह क्या करने। अब देखो, बहुत से लोग जो है उनकी विवाह के बारे में कुछ अलग से उनके विचार होते हैं कि विवाह यानी दहेज लेना और देना। तो इस तरह हर एक लोगों की विवाह के बारे में अलग अलग उनके विचार होते हैं। तो वैसे ही ये जो मेहमान उमा को देखने के लिए आते हैं तो उनके भी विचारों में से कि ये जो परिवार है वह सुशिक्षित है, लेकिन वह जब उमा को देखने के लिए आते हैं तो उनकी भी अपेक्षा है कि उन्हें सुशिक्षित ही युवती अपने बेटे के लिए उन्हें पसंद करनी चाहिए थी। लेकिन उनका यह इच्छा थी कि उनकी जो बहू है या लड़की वह देखने के लिए जा रहे हैं वह ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। जब वह जाते हैं उमा की ओर देखते हैं, उसका चश्मा देखकर वह चौंक जाते हैं। उसे क्या क्या आता है
वह क्या क्या काम करती है। तो इस तरह उसकी सारी वह क्या करते हैं, वह पूछताछ करते हैं। लेकिन जो पूछताछ करता है उन्हें अपने बेटे के बारे में कुछ भी पता नहीं, जो उमा ने पहले से ही उस बेटे की जानकारी उसने ले रखी थी, जो उसे देखने के लिए आ रहा है। तो इस तरह ये जो एकांकी आपको दिखाई गई है, तो इसमें जो नाम दिया है एकांकिका रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी यानी ये स्वाभिमान का प्रतीक है कि रीढ़ की हड्डी, ये तो आपने ये पढ़ा ही होगा कि ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस हिस्से के बिना मनुष्य अपने शरीर को वह सीधा भी नहीं रख सकता, यानी ये शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि ये स्वाभिमान का प्रतीक है कि जिस लड़के में स्वाभिमान नहीं वो तो मुझे भी पसंद नहीं। तो इस तरह ये उमा की प्रतिक्रिया रही और वो पढ़ी लिखी होने के कारण वह अंत तक रुकी नहीं, उसे भी उनका अपमान करना नहीं था। लेकिन जब उन्होंने उमा से इस तरह की बातें करके उसके लड़के, उसके जो पिताजी है उसे भी अपमानित किया, यह अपमान सहन न होकर उमा ने इसका उत्तर दिया। तो इस तरह ये जो उमा है उसे ही मुख्य पात्र को केंद्रित रखकर ये एकांकी आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत की है। अभी हमने इस सभी एकांकी का पठन किया और एकांकी पढ़कर आपको ये जो कहानी है वह कहानी आपको समझ में आई होगी। तो इस तरह इसमें जो महत्वपूर्ण कठिन शब्द है, इस कठिन शब्द का आप अध्ययन कर ले। धन्यवाद।